कल जो हमारी बात समाप्त हुई थी हमारी क्षेत्रीय परिषद पर। तो एक हेडिंग बनाएंगे क्षेत्रीय परिषद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनल काउंसिलिंग या काउंसिल, रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद। पहला सवाल यह है कि क्षेत्रीय परिषद का विचार किसने दिया था। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश में क्षेत्रीय परिषद होनी चाहिए। तो क्षेत्रीय परिषद का विचार, क्षेत्रीय परिषद का विचार ये विचार दिया था प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। क्षेत्रीय परिषद का गठन भारत में कब हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन भारत में हुआ है 1956 में, और ये गठन करा था तत्कालीन राष्ट्रपति ने। और 1956 में हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद रखें कि क्षेत्रीय परिषद के गठन का विचार जवाहरलाल नेहरू का था, और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया था उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। और कब करा था? 1956 में। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, और ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री। अगर मान लो गृह मंत्री ऑप्शन ना हो तो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री जिसके नाम को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। गृह मंत्री वैसे क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर गृह मंत्री ऑप्शन में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होगा वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनेगा। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष बनता है वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री। और ये बोला जाता है ये प्रति वर्ष बदलता रहता है। प्रति वर्ष बदलता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर साल एक नए मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। ये प्रति वर्ष बदलता रहता है। प्रति वर्ष बदलता रहता है। राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है जो हर साल बदलता रहता है। अब सवाल दूसरा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या, क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी बनाई गई है। तो वो भारत में क्षेत्रीय परिषद आती हैं बेटा 5। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि बताइए क्षेत्रीय परिषद कितनी है भारत में। तो भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। जो रीजनल काउंसिल है हमारी, उनकी संख्या जो है वो कितनी रखी गई है। 5 संख्या उनकी रखी गई है। अब देखेंगे कि 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी हैं और उनके मुख्यालय क्या कहाँ कहाँ है। तो ये तो हो जाएगी क्षेत्रीय परिषद
ये उस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। और कौन सी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो राज्यों की बात, कौन कौन से राज्य उसमें शामिल हैं। एक क्षेत्रीय परिषद है, उसका नाम है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय बनाया गया है नई दिल्ली। ये जरूर याद रखें, हेडक्वार्टर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो नॉर्थ का पूरा इलाका आता है, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से अलग होने वाला लद्दाख, इसी में आता है लद्दाख भी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, स्वयं दिल्ली, दिल्ली भी इसी में आती है, चंडीगढ़ और राजस्थान। चंडीगढ़ आता है केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान आता है। तो अगर टॉप से शुरू करोगे ऊपर से, तो लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, उसके नीचे दिल्ली और उससे आगे राजस्थान। ठीक है, तो इतने स्टेट किस में आ गई है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। याद रखना है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। उसके बाद में आता मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय बनाया गया बेटा प्रयागराज। कहाँ है, प्रयागराज। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, और इसमें 4 राज्य आते हैं। देखिए, एक तो आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला उत्तराखंड। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों मध्य क्षेत्रीय परिषद के हिस्से हैं। एक आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होने वाला छत्तीसगढ़। ये भी किसका हिस्सा है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का। तो जैसे मैंने कहा था, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हर साल बदलेंगे। तो मान लो पहले साल अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बन गए हैं, तो हो सकता है अगले साल जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद में अगले साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। उसके अगले साल बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा उपाध्यक्ष, और फिर लौट का नंबर किसका आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। तो ये क्रम चलता रहेगा मतलब। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय है चेन्नई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बेटा चेन्नई। इसमें साउथ के जितने भी स्टेट हैं, साउथ के सब शामिल हो जाएंगे। जैसे शामिल हो जाएगा कर्नाटक के नीचे का हिस्सा पूरा, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
और लक्षद्वीप और पांडिचेरी। लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा और पांडिचेरी। तो दक्षिण में कर्नाटक के नीचे का हिस्सा, कर्नाटक के नीचे केरल, साइड में तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, थोड़ा साइड में आ जाओगे तो तेलंगाना। 5 स्टेट हो गए। और दोनों समुद्रों में लगने वाले, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगने वाले द्वीप, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात कौन कौन शामिल हो जाएंगे उसमें भैया? कौन कौन शामिल हो जाएंगे? तो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप आ जाएगा पश्चिम में, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और एक आ जाएगा आपका पांडिचेरी। ठीक है, चलिए ऐसे हम बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय है मुंबई में। तो राजस्थान तक तो उत्तरी में आ रहा था, गुजरात के नीचे चल पड़ो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 3 तो यही हो गए। दमन द्वीप व दादर नागर हवेली, दमन द्वीप व दादर नागर हवेली। इसको शामिल करेंगे, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और एक केंद्र शासित प्रदेश, पहले 2 थे, दमन द्वीप अलग था, दादर नागर हवेली अलग था, अब दोनों एक हो गए हैं, तो दोनों मिला के एक। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बताया था? नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद का, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और अब बचा एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता। अब जो भारत का हिस्सा बच गया वो सब पूर्वी में आएगा। जैसे एक बच गया आपका बिहार, और बिहार से अलग होने वाला झारखंड, बिहार से अलग होने वाला झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, और 7 सिस्टर के 7 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और जी उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में स्थित एक केंद्र शासित, अंडमान निकोबार का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी इसी में शामिल किया गया है। सिक्किम भी इसी में आएगा। सिक्किम भी पूर्वी में है, तो सिक्किम, और आ जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो पहला सवाल यही है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के गठन का विचार किसने दिया था? तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दूसरी बात, क्षेत्रीय परिषदों का गठन भारत में कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कराया गया था। तीसरा सवाल यह है कि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र का गृह मंत्री होता है।
और अगर गृह मंत्री ऑप्शन में ना हो तो ऐसा कैबिनेट मंत्री जिसका नाम राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ठीक है, वो हो सकता है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कलकत्ता और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में है, ठीक है। अगर राज्यों के मामले में देखें तो सबसे बड़ी क्षेत्रीय परिषद कौन सी है हमारी? सबसे ज़्यादा राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्वी में सबसे ज़्यादा राज्य हैं। राज्यों की दृष्टि से सबसे बड़ी क्षेत्रीय परिषद जो है वो कौन सी है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, क्योंकि उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा स्टेट आते हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये निकलता है कि क्यों क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी? क्षेत्रीय परिषदों के गठन का विचार क्यों रखा गया था? तो देखिए, ये तो तय है कि जो पड़ोसी स्टेट होते हैं वो पड़ोसी स्टेट अगर समन्वय के साथ रहेंगे, तालमेल के साथ वो रहते हैं, तो वो छोटी मोटी समस्या का खुद ही समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात, पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति रहता है हमारे, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई टकराव भी चलता रहता है। तो क्षेत्रीय परिषदों की जब बैठक होती है तो क्षेत्रीय परिषदों के जो मेंबर्स हैं जो उसमें आके बैठेंगे, है ना, ख़ास तौर से उनके बीच में जो कुछ डिस्प्यूट हैं वो सॉल्व हो सकते हैं आराम से। और अध्यक्ष कौन बना रहेगा उनका? गृह मंत्री। गृह मंत्री उसका अध्यक्ष होगा। और अगर राज्यों के मध्य, क्षेत्रीय परिषद के राज्यों के मध्य कुछ डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को सोल्व भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा ऐसे कुछ मसले, जैसे असम और मेघालय की सीमा का समझौता हुआ, असम और मेघालय की सीमा का समझौता हुआ था, तो ये रीजनल काउंसिल के माध्यम से आराम से हो सकता है, ठीक है। वो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, वही क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड होती हैं। मान लीजिए, अगर जो समझदार परिवार होते हैं वो कम से कम शाम का खाना एक साथ खाते हैं। अगर सुबह जल्दी जल्दी में सब अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल गए हैं तो शाम को जब वो आएंगे तो वेट करेंगे वो एक दूसरे का, और वो चाहते हैं कि पूरे दिन वो नहीं मिल पाए हैं किसी वजह से, तो अब वो मिल गए हैं। तो 4 भाई हैं, पिताजी भी आ गए हैं। अगर छोटा मोटा कोई आपस में डिस्प्यूट है तो वो वहीं पे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी प्रकार से आप याद रखें कि राज्यों के मध्य अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई ऐसा मामला है, तो क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से उसे सॉल्व किया जा सकता है। इस पर्पज़ से, है ना, क्षेत्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय यूनिटी को ताकत देने के लिए भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, ठीक है। और कितनी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी भैया? 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। बाई मैप अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको मैप में कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। बाई मैप अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ये जो इंडिया का मैप आपके सामने है बेटा, इस मैप में अगर आप चीज़ों को देखोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ से देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये पूरी वन काउंसिल है। ये एक परिषद है। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, ये पूरी की पूरी जो है, जो मैंने ब्लैक से कली करी है, ये पूरी की पूरी एक क्षेत्रीय परिषद है ये। और ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद में मध्य क्षेत्रीय परिषद, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, उसको देख लेना। यहाँ से ये वाला हिस्सा पूरा निकलता हुआ बिहार की सीमा बनाते हुए, छत्तीसगढ़ को काउंट करते हुए आप आ जाइए, और तेलंगाना से बॉर्डर बनाते हुए मध्य प्रदेश तक निकलते हुए, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ये आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आता है प्रयागराज में। कर्नाटक की सीमाओं तक गोवा को शामिल करते हुए, कर्नाटक की सीमाओं को गोवा तक शामिल करते हुए ये वाला, ये पूरा इलाका वेस्ट का है, ये पश्चिम का इलाका है। और ये क्षेत्रीय परिषद कौन सी बनी हमारी? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बोलो। मुंबई में है।
और ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है, दर्शाया है, ये वाला, यहाँ से निकल जाइए, उड़ीसा को छोड़ दीजिए और सीधा साउथ में निकल जाओ। ये वाला हिस्सा जो है वो कैसा है, ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। और बाकी जो बच गया ये वाला जो हिस्सा बच गया है, ये सिक्किम वगैरह को सबको शामिल करते हुए ये वाला हिस्सा, ये टोटल हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा कौन सी काउंसिल का है, तो ये पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का है। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मैंने बताया कहाँ है, तो पहला देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई? 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाग नंबर 2 संविधान का, भारत के संविधान का भाग नंबर 2। और भाग नंबर 2 में बेटा क्या था बताइयो? नागरिकता। भाग नंबर 2 में क्या था? नागरिकता। नागरिकता को अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। नागरिकता को अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं हम। और नागरिकता के भी कई बार सवाल जो है वो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में नागरिकता के संबंध में। हालांकि टॉपिक इतना बड़ा नहीं है नागरिकता का, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, सवाल अच्छे बन जाते हैं नागरिकता से। पहला सवाल यह है कि नागरिकता का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेदों में आता है? नागरिकता के जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद आते हैं 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। ये नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद आएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है कि भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता भैया? एकल, है ना, सिंगल सिटीजनशिप है हमारी। आपसे राष्ट्रीयता पूछते हैं कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आप भारतीय लिखते हैं, इंडियन लिखते हैं। आता नहीं पेपर में, जब किसी कॉलम में आता है आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका पता क्या है, फिर आता है कॉलम आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो राष्ट्रीयता का मतलब किस राष्ट्र के निवासी हैं आप, तो उसमें आपसे पूछा जाता है तो आप लिखते हैं भारतीय। देखिए मैंने ये बताया था कि जो अमेरिका है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, उसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि वो राज्यों का समूह है। समूह का मतलब है कि अमेरिका को अमेरिका के राज्यों ने मिलकर बनाया है। तो पहले राज्य थे, जब वो सब एक जगह मिल गए तो क्या बना? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके नाम से लग रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका क्या है? संयुक्त राज्य, राज्यों के संयोग से बना है। लेकिन भारत को ऐसा थोड़ी कहते हैं। तो जो भी कंट्री फेडरेशन ऑफ स्टेट हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट हैं, उन प्रदेशों में या उन देशों में सामान्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? दोहरी नागरिकता। अब ये दोहरी नागरिकता क्या है, पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया है कि देखिए, एक तो अमेरिकी संघ है, एक अमेरिकी संघ, और अमेरिका का जो संघ है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और दूसरा है अमेरिका का कोई ना कोई राज्य।
तो अमेरिका के जो व्यक्ति हैं उनके पास एक नागरिकता तो होती है किसकी? संघ की, अमेरिकी संघ की। एक नागरिकता अमेरिकी संघ की है उनके पास में, और एक नागरिकता उनके पास में किसकी है? राज्य की है। अब इससे दो बात आपको पता चली होंगी कि देखिए, अगर कहीं दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका के किसी एक प्रदेश में रहता है, अगर वो दूसरे प्रदेश में जाकर रहेगा तो उस प्रदेश की गवर्नमेंट या उस प्रदेश के रूल और रेगुलेशन को उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? वहाँ ज़मीन ले सकता कि नहीं ले सकता, वहाँ रह सकता है या नहीं रह सकता, वो राज्य सरकार उसको अपने यहाँ रहने की अनुमति देती है नहीं देती है। ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या भारत में ऐसा है? आप किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास दोहरी नागरिकता नहीं है, आपके पास में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो जो हमारा देश है भारत, भारत क्या है? इंडिया भी एक संघ है, तो भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और जो भी कंट्री यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे उनमें एकल नागरिकता होगी, एकल नागरिकता। इससे एक बात सामने निकल कर आई कि हम जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, और भारत के व्यक्ति होने के नाते हमारे पास में सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, हमारे राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। राज्य तो हमें स्थायी प्रमाण पत्र देता है कि आप परमानेंट कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, राज्य का निवास प्रमाण पत्र बनता नहीं बनता, उससे पता चलता है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, लेकिन आप किस स्टेट के नागरिक हैं ये गलत है। आप किस स्टेट के नागरिक हैं? हम स्टेट के नागरिक नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं, और हमारा देश क्या है? भारत। और कारण उसका ये है कि भारत के राज्यों ने मिलकर भारत नहीं बनाया है, बल्कि भारत ने राज्यों को बनाया है। तो याद रखेंगे, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों है? क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। जैसा आप संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं। कितने अमीरात हैं? तो 7 अमीरातों ने मिलकर क्या बनाया है? संयुक्त अरब अमीरात बनाया है। ठीक है, तो पहले 7 अमीरात होंगे, जब वो एक मंच पर आ गए तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया। तो बताइए, हर अमीरात की, अमीरात मीन्स राज्य है, हर अमीरात की अपनी अलग अलग नियम कानून अपने अपने होंगे नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से है। आप वेस्ट इंडीज़ का नाम सुनते हैं, वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, नक्शे में कहीं भी आपको वेस्ट इंडीज़ नज़र नहीं आएगा। कोई पूछने लगा कि वेस्ट इंडीज़ की राजधानी क्या है, तो जब वेस्ट इंडीज़ देश ही नहीं है तो उसकी राजधानी कहाँ से आएगी? बल्कि वेस्ट इंडीज़ एक संघ भी नहीं है, कुछ देशों को मिलाकर जो पश्चिम के द्वीपीय देश हैं उन्हें वेस्ट इंडीज़ कहा गया है, और पूरब के जो द्वीपीय देश हैं उनको मिलाकर ईस्ट इंडीज़ कहा गया है, ईस्ट इंडीज़ कहा गया है। ठीक है, तो वो संघ भी नहीं है, इसलिए ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ की राजधानी कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ये तो संघ भी हैं, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों संघ हैं, इसलिए दोनों की कैपिटल आती है। ठीक है, अब सवाल यह है, ये जो प्रावधान है भारत में एकल नागरिकता वाला प्रावधान, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये जो प्रावधान है एकल नागरिकता का प्रावधान, ये हमने कहाँ से लिया बेटा? ब्रिटेन से। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ब्रिटेन में क्या दोहरी नागरिकता है? इसका मतलब ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, और वही प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, करेक्ट होगी बात? तो भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई पूछने लगा आपसे कि बताइए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों है? क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो कहेगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों है? क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, अमेरिका को अमेरिका के राज्यों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। भारत के राज्यों ने मिलकर भारत नहीं बनाया, बल्कि भारत ने राज्य खुद बनाए हैं, इसलिए वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये बातें क्लियर हो गई? अब बात करते हैं, देखिए कहते हैं सिटीजनशिप।
नागरिकता। नागरिकों को बाकी दूसरे देशों के व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा अधिकार होते हैं। नागरिकों को ज़्यादा अधिकार होते हैं। अमेरिका का एक आदमी भारत में एज ए टूरिस्ट आ जा, घूमने के लिए आ जा, तो उसे भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन क्या भारतीय संविधान के सभी अधिकार उसको मिल जाएंगे? सभी अधिकार का मतलब वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लेगा, वो हमारे यहाँ का वोट डाल देगा, वो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए, सभी मौलिक अधिकार। लेकिन उनमें से कुछ मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। विदेशियों को भी कुछ गैर, जो दूसरे देश के लोग होते हैं जिन्हें विदेशी कहते हैं, गैर नागरिक कहते हैं, उनको भी कुछ अधिकार हमने दिए हैं। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि देखिए, भारत की जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है, उस नागरिकता को कितने तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता की प्राप्ति जो है वो किस आधार पर हो सकती है? भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, तो एक हेडिंग बनाएंगे, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, ये सवाल आता है यहाँ से कि भारत की नागरिकता अगर किसी को हासिल करनी है तो कितने तरीके से भारत की नागरिकता उसको मिल सकती है। ठीक है, तो देखो, एक तरीका होता है जन्म द्वारा। अब जन्म द्वारा कैसे है? भारत के जो नागरिक हैं, जो लोग भारत के नागरिक हैं, उनकी संतानें स्वतः ही भारत की नागरिक होंगी। जैसे हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं? नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक हमारे माता पिता हैं, और जब हमारा जन्म हुआ तो हम ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए। तो जो लोग भारत के नागरिक हैं, उनके बच्चों के जब जन्म होंगे तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको भारत की नागरिकता बाय बर्थ मिली है, जन्म से मिली है। हमारा जैसी दुनिया में जन्म हुआ, हम इंडिया के नागरिक बन गए, तो जन्म के द्वारा। दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा। वंश परंपरा के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। वंश परंपरा द्वारा। अब ये वंश परंपरा का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, मान लीजिए कोई एक भारत का नागरिक है, चाहे तो माता पिता हो, माँ हो, पिता हो, कोई एक हो, या दादा दादी में से कोई हो, या नाना नानी की तरफ से कोई हो, तो उस बच्चे का जन्म अगर भारत के बाहर भी हुआ है तो भी उसे भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है, इस आधार पर कि उसके खानदान की जड़ें कहाँ से शुरू हुई हैं? इंडिया से शुरू हुई हैं, इंडिया से शुरू हुई हैं। जैसा मान लीजिए आप जो हैं भारत के नागरिक हैं और आप कहीं विदेश में जाकर नौकरी कर लेते हैं और उस अपनी फैमिली को भी लेकर चले जाते हैं। आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप अपने परिवार को लेकर कहाँ चले गए? विदेश चले गए। वहाँ पर जो आपकी संतान का जन्म होगा, क्या वो भारत की नागरिक नहीं होगी? वो भारत की नागरिक होगी, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। अच्छा, ऐसा हो कि आप जो हैं परमानेंटली भारत की नागरिकता छोड़ के आप कनाडा में जाकर बस गए, अमेरिका में बस गए, ब्रिटेन में बस गए, अमेरिका में जाकर, दुबई में जाकर रहने लगे आप, और आपने दुबई की नागरिकता ले ली है, तो आपकी संतानों को भी नागरिकता मिल सकती है। किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? वंश परंपरा के मामले में, चूँकि आप भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वंश परंपरा के द्वारा भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। तीसरा, अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग द्वारा। इस अर्जित भूभाग का मतलब क्या है ना? अर्जित भूभाग द्वारा
अब आपको पता होगा 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तो 1975 से पहले जब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था तो क्या सिक्किम के लोग भारत के नागरिक थे? नहीं थे। अब 1975 में जो 76वां संविधान संशोधन 36वां और 35वां हुआ, उसके तहत हमने सिक्किम को कबीला भारत में कर लिया। तो क्या सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, या वो जैसी भूभाग शामिल हुआ भारत में वो सब भारत के नागरिक बन गए? बोलो। अगर मान लो भूटान अब एक देश है छोटा सा, भूटान चाहता है कि वो भारत में विलय कर दे, तो जैसे ही भारत में भूटान का विलय होगा, भूटान के नागरिक क्या भारत के नागरिक नहीं बन जाएंगे? या मान लो कोई द्वीप है, समुद्र में कोई द्वीप है जहाँ 1000-2000 लोग रहते हैं, वो द्वीप भारत खरीद ले, भारत ने वो द्वीप खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली वो, तो वो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो भारत के नागरिक माने गए या नहीं माने गए? तो इसे कहते हैं अर्जित भूभाग द्वारा, चाहे वो विलय के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो भारत ने खरीदा हो। ठीक है। देखिए, एक चौथी बात कहते हैं पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा पंजीकरण का मतलब है कि उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई व्यक्ति भारत में, देखिए, कहीं पर जाकर आप दूसरे मुल्क में रहोगे तो कोई ऐसी आपको नागरिकता नहीं देगा, आपके बारे में वो पूरी जांच पड़ताल करेगा। करेक्ट। ऐसी कोई विदेश का कोई व्यक्ति भारत में आकर रहने लगे, भारत में आकर वो रहने लगा, तो क्या भारत की नागरिकता उसे एकदम मिल जाएगी? पहली बात तो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता उसे जब मिलेगी तो उसे 5 साल तक भारत में रहना होगा बिना नागरिकता के। ठीक है। 5 साल तक भारत में क्या रहना पड़ेगा। करेक्ट। 5 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन में उसकी जांच पड़ताल होगी, और जांच पड़ताल के बाद में तब संसद उस व्यक्ति को नागरिक बनाने की अथॉरिटी प्रदान करेगी, या कानून उसे भारत का नागरिक मानेगा। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको भारत का नागरिक बनाया गया है, विदेशी लोग हैं जो भारत में रहे हैं, जो भारत में कारोबार करने लगे थे। अभी एक नाम सुना होगा आपने, एक सिंगर रहे हैं अदनान सामी, पाकिस्तान के हैं वो, और उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो एकदम थोड़ी मिल गई, है ना। तो ऐसे लोग जो विदेश के हैं, अगर वो भारत में आकर रहेंगे, 5 साल तक पहले उन्हें भारत में रहना होगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 वर्ष तक। पहला 10 साल थी ये समय सीमा। भारत में 5 वर्ष रहना होगा। पहले वो आएंगे भारत में, 5 साल तक रहेंगे बिना नागरिकता के, फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, और उसके बाद में अगर वो पंजीकरण के नियमों को पूरा करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। एक होता है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा पता जाता, देशीयकरण द्वारा राष्ट्रपति जो है भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं, देशीयकरण द्वारा। तो भारत में नागरिकता को प्राप्त करने के कितने प्रकार हो गए? 5। एक और जल्दी से लिख लें थोड़ा सा। भारत में नागरिकता की समाप्ति। भारत में नागरिकता की समाप्ति। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। तो कितने प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है, किन किन वजहों से उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं
मान लो अमेरिका में जाकर रहने लगे और वहीं पर आपने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर रहता है, रहना अलग बात है, लेकिन वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अब हमारे यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, इसलिए वो चाहे विदेशों में क्यों ना हो भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरी बात यह है, नागरिकता का त्याग करने पर, नागरिकता का त्याग करने पर, इस बात का मतलब यह है बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो बताइए क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। तीसरा और रीजन क्या हो सकता है? तो तीसरी बात है भैया, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अब सरकार भी नागरिकता छीन सकती है। भाई सरकार नागरिकता क्यों छीनेगी? है जब वो व्यक्ति संविधान में अपनी निष्ठा नहीं रखेगा, संविधान को फॉलो नहीं करेगा, संविधान को मानने से इनकार कर देगा, तो संविधान के प्रति अनिष्ठा होने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा होने पर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविधान में निष्ठा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? छीन लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। या यूं कहें कि वो व्यक्ति जो है युद्ध के समय शत्रु की सहायता करता है, युद्ध के समय शत्रु की मदद करना। भाई मान लो चाइना से हमारी लड़ाई चल रही है और हम चाइना के फेवर में बोल रहे हैं, चाइना की मदद कर रहे हैं, चाइना को अपनी खुफिया जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब हमें देश से प्रेम है ही नहीं। फिर तो हम चाइनीज हैं, तो फिर जाओ चाइना। ठीक है, तो ऐसे में भी नागरिकता छीनी जा सकती है उस व्यक्ति की, ऐसा मान लो देशद्रोह का काम करने पर। वैसे तो किसी की मदद करना बुरी बात हो रही है। अगर मान लो नेपाल में भूकंप आया था, तमाम भारतीयों ने मदद करी थी, तो इमरजेंसी में मदद करना अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी लड़ाई उससे चल रही है और उसके बावजूद भी हम उसकी मदद करते हैं, तो ये हमारे लिए गलत माना जाएगा। ठीक है, एक सवाल तीसरा और, सरकार नागरिकता कब समाप्त करेगी? लगातार 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर, देश से बाहर रहना, लगातार 7 वर्ष देश से बाहर रहना बिना बताए। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने बिना बताए इस वजह से लिखवा दिया, लोग वीजे पे जाते हैं, 2 साल का वीज़ा, 3 साल का वीज़ा, 10 साल का वीज़ा, 15 साल का वीज़ा, 20 साल का वीज़ा लेते नहीं लेते। तो वीजे पे अगर गए हो, 20 साल के वीजे पे गए, तो आपका पता है कि आप कहाँ हो। लेकिन अगर आप बिना बताए, बिना कोई वीज़ा लिए, आप गोपनीय तरीके से भारत के बाहर चले जाते हैं और 7 वर्ष तक रहते हैं, आपका अता पता कुछ नहीं है आप कहाँ हैं, तो ऐसे में सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। तो नागरिकता समाप्त हो सकती है कब? जब आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। नागरिकता खत्म हो जाएगी आपकी तब जब आप अपनी मर्जी से नागरिकता को छोड़ देते हैं। और सरकार नागरिकता छीनेगी 3 तरीके से, जब आप संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जब आप दुश्मन देश की मदद करते हैं, और जब आप बिना बताए 7 वर्ष तक देश से बाहर रहते हैं। ठीक है, चलो भैया बाकी कल देखते हैं।